गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। पिछले क्लास में हमने कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने 8 जो तत्व हैं उसके बारे में बताया था। आज हम इसी के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हमने 8 चीज़ जो बताया था वह था हमारा काइनेसिक्स, पहला काइनेसिक्स था, दूसरा पैरा लैंग्वेज, तीसरा प्रोक्सिमिक्स था, तीसरा जो होता है हमारा वह हैप्टिक्स है, चौथा क्लॉथिंग, पांचवा कलर, छठा ऑल्फैक्टिक्स, और सातवां क्रोनेमिक्स। ये हमने 7 इसके तत्व बताए थे। आज इसके बारे में बारी बारी से जब हम चर्चा करेंगे तो पहला काइनेसिक्स जो होता है वो हमारा होता है संदेश भेजने की विधि। संदेश भेजने की विधि, किस विधि से हम अपने जो संदेश है, जो हमारा मैसेज है, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, किस विधि के द्वारा, उसी को बोला जाता है काइनेसिक्स। जैसे किसी को हम बोल के अपना जो है संदेश भेज रहे हैं, लिखित रूप में भेज रहे हैं, या ईमेल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम के थ्रू, या कोई सोशल मीडिया के थ्रू हम संदेश को भेज रहे हैं। अभी क्या हुआ था, पिछले कुछ दिन में एक घटना हुआ था जिसमें लड़कों ने कुछ उग्र आंदोलन किया। तो बहुत सारे शिक्षक ने वीडियोज बना के, वीडियोज के माध्यम से उन लोगों को गुजारिश किया था कि आप जो है प्रोटेस्ट नहीं करें, सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो ये क्या एक माध्यम है किसी को अपना संदेश भेजने का। तो जो हम जिस माध्यम से संदेश को भेजते हैं, जो माध्यम का विधि होता है, उसी को बोला जाता है काइनेसिक्स। पैरा लैंग्वेज, चेहरे की अभिव्यक्ति या इशारे, मुद्रा। पैरा लैंग्वेजेज में हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति कैसा है, चेहरे की अभिव्यक्ति मतलब हम कैसे एक्सप्रेशन कर रहे हैं, चेहरे का क्या एक्सप्रेशन है, वो हम कैसा इशारा कर रहे हैं, और हमारा मुद्रा क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। जब हम गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, हमारे आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, मुद्रा होता है। या किसी को हमको उठाना है तो अपने भौं को हम क्या करते हैं, उठाते हैं, भौं को ऊपर करते हैं, तो वो क्या होता है, इशारा होता है उठने का। तो लड़का उठ के तैयार हो जाता है। या फिर हम उंगली से ऐसे इशारा करते हैं, तो ये क्या होता है, इशारा। जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारा आएगा पैरा लैंग्वेजेज। पैरा लैंग्वेजेज में हमारा 4 चीज आता है। पहला आता है हमारा पिच, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वरमान।
दूसरा होता है वॉल्यूम, तीव्रता। तीसरा होता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। और चौथा होता है हमारा हेजिटेशन, संकोच। पैरा लैंग्वेजेज में ये 4 तत्व आते हैं, इसको हम बारी बारी समझेंगे। पिच, स्वरमान। स्वरमान क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे बोलता है तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अनुभवी है और जो संदेश को वह ट्रांसफर कर रहा है, जो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, उसके बारे में जानकारी, अच्छी जानकारी है, तभी वह धीरे धीरे वार्तालाप करता है। कोई भी अनुभवी आदमी जो काफ़ी समय से किसी काम को कर रहा है, उसके बारे में जब वह किसी को बताता है तो बड़ी ही सहजता के साथ धीरे धीरे समझाता है। तो यही कहलाता है हमारा स्वरमान। जो ऊंचे में बोलता है, तो ऊंचे में बोलना यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति गुस्से में बोल रहा है या फिर उस व्यक्ति को उस कार्य के विषय में पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं है। तो पैरा लैंग्वेज में पहला चीज स्वरमान, पिच होता है, जो हमारे आवाज से यह दर्शाता है कि सामने वाला व्यक्ति अनुभवी है या अनुभव की कमी है, विषय वस्तु के बारे में जानकारी है अथवा नहीं, या फिर वो गुस्से से बोल रहा है, उसी को पिच बोलते हैं। तीव्रता, वॉल्यूम। तीव्रता जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर काफ़ी ज़्यादा लाउडली या बहुत ज़्यादा तेज से बोलता है तो उसका प्रभाव जो प्राप्तकर्ता होता है, जो रिसीवर होता है, उस पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं कोई क्लास में कोई अगर चिल्ला के उसका जवाब देता है तो सामने वाला उसको जरूर ऑब्जेक्शन रहता है, धीरे बोलो, तरीके से बोलो। तो यह क्या दर्शाता है? अनुशासन को भी दर्शाता है। कोई व्यक्ति कितना अनुशासित है काम के प्रति, बोलने के प्रति, सूचनाओं को इकट्ठा करने के प्रति, तो इसको वॉल्यूम बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। हमेशा कोई भी वक्ता अगर गलत उच्चारण का प्रयोग करता है तो इससे यह समझा जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति को विषय वस्तु के बारे में जानकारी कम है या उसने अच्छे से विषय वस्तु को पढ़ा नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन जो हमारा होना चाहिए वह सटीक और सही होना चाहिए, कि जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है हम उसी प्रोनाउंसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। ये भी पैरा लैंग्वेज का एक पार्ट है। हेजिटेशन, संकोच। संकोच जो हमारा होता है, संकोच कब आता है? किसी भी व्यक्ति को संकोच कब आता है या फिर घबराहट जो होती है वह कब होती है? जब हमें अनुभव की कमी हो। अगर कोई व्यक्ति 10 आदमी के या किसी भीड़ के बीच में कभी वो अगर नहीं बोला है, अगर उसको बोलने के लिए बोला जाए, फिर भी वह आदमी अगर जानकार है, फिर भी बोलने में क्या होगा? संकोच होगा। वह कुछ कुछ चीज़ों को भूल जाएगा बताने के लिए। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या होना चाहिए? हेजिटेशन मुक्त होना चाहिए, संकोच मुक्त होना चाहिए। हमें अगर बोलने की अनुभव नहीं है तो हम वहाँ पे संकोच में पड़ जाएंगे और संदेश का जो है स्थानांतरण सही से
नहीं हो सकेगा। तो ये हमारा जो है पैरा लैंग्वेजेज के 4 पार्ट हैं। इसके बाद आता है प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स होता है, इसको मिटा देते हैं इधर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, जगह का अभाव है इसलिए हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। काइनेमेटिक्स हो गया, पैरा लैंग्वेज हो गया। प्रोक्सिमिक्स होता है हमारा, जैसे चेहरे की जो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है, बॉडी लैंग्वेज को हम लोग प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं। कि हमारा बोलने के वक्त जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो उस इंटरव्यू में हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसे है, जब हम किसी को जवाब देते हैं तो कैसे हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है, उसके बारे में जो बताता है उसको हम लोग प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं। हैप्टिक्स होता है स्पर्श के विभिन्न प्रकार। कि हम कैसे किसी चीज को स्पर्श करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ने का तरीका क्या है। मान लेते हैं सामने वाला अगर कोई चीज हमको भेंट कर रहा है तो उस भेंट को हम कैसे जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इसके बारे में हमें हैप्टिक्स बताता है। क्लॉथिंग होता है हमारा वस्त्र। क्लॉथिंग कहने का मतलब होता है वस्त्र। कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस समय हमारा पहनावा ओढ़ावा कैसा होना चाहिए, कैसा पहनावा होना चाहिए। तो जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे, ये नहीं कि हम जीन्स और टी शर्ट में चले गए। तो जीन्स और टी शर्ट में जाने का मतलब होता है कि आप जो है अनुशासित नहीं है। हमेशा एक फॉर्मल ड्रेस जो होता है वह अनुशासन को दर्शाता है। एक कोई भी रेप्यूटेड जो होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्रेस कोड होता है, जहाँ पर एक छोटे से छोटे जो पद पे है, एक जो स्वीपर है जो झाड़ू पोछा का काम करता है, और जो एक ऊंचे पोस्ट पे जो एचओडी या प्लांट हेड है जो सबसे ऊंचे पोस्ट पे है, उन दोनों का जो हमारा यूनिफॉर्म होगा वह सेम होगा बराबर होगा, एक जैसा होगा। यह दर्शाता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उस वातावरण में किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं है। दैट मीन्स कि क्लॉथिंग वस्त्र जो होता है एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक वातावरण बनाता है जिसमें यह किसी को मन में महसूस करने के लिए कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम छोटे हैं या कोई बड़ा है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा अगर कोई स्टेटस को अपनाता है, दैट मीन्स कि उस वह ऑर्गेनाइजेशन जो है फुल्ली एक दूसरे के स्वाभिमान, एक दूसरे के भावनाओं का कदर करता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कर्मचारी अगर कार्य कर रहे हैं तो वह बहुत ही प्रसन्न होके और मन लगाकर वहाँ पे कार्य करते हैं, क्योंकि उसमें किसी के बीच में भेदभाव नहीं होता है। अगला है हमारा कलर, रंग रूप या पर्यावरण के रंगों में
परिवर्तन। यह रंग रूप जो होता है ज़्यादातर कवर होता है क्लोथिंग से ही, क्योंकि अगर हमारा ड्रेस सही होगा तो हम कैसे भी दिखते हैं, हमारा व्यक्तित्व उससे उजागर होता है। तो कलर में होता है कि कोई भी कैसा भी कलर का आदमी हो, वह मायने नहीं रखता है कि हमारा कलर कैसा है। तो कलर के हिसाब से किसी के भावनाओं के साथ खेल नहीं होना चाहिए कि कोई देखने में अगर कोई जो है कलर ज़्यादातर दो ही तरह का हम लोग देखते हैं मानव प्रकृति में, जो हमारा कलर आता है या तो कोई सांवला होता है या कोई गोरा होता है, यही दो कलर हमारे मानव जीवन में होता है। तो कलर के हिसाब से किसी के प्रति टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ना ही उनसे कोई भेदभाव होनी चाहिए। और जैसा पर्यावरण है, हम अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में पर्यावरण में हमें पर्यावरण के रंगों में हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए। परिवर्तन होते रहने का मतलब होता है कि हम अपने जो आसपास का जो पर्यावरण में है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, लोगों के बीच उनके इन्वायरमेंट को हमेशा व्यवस्थित करते हुए, उसमें बदलाव करते हुए आगे की ओर चलेंगे। इससे हम लोगों के व्यक्तित्व पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वह ऑर्गेनाइजेशन आगे विकास की ओर बढ़ेगा। इसलिए कलर का कभी भी क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, टिप्पणी, कलर के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ऑल्फैक्टिक्स होता है हमारा गंध। गंध क्या हो गया कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ के आसपास में हमें कोई भी ऐसा स्मेल नहीं आना चाहिए, ऐसा गंध नहीं आना चाहिए ताकि कर्मचारियों को उससे असुविधा हो। या फिर जब हम कोई इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वेल ड्रेस नहा धो के जाएंगे, ये नहीं कि हम 10 दिन से नहाए नहीं है और हमारे कपड़ों से पसीने की बदबू आ रही है। तो इस स्थिति में सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, उसके दिलो दिमाग पे एक गहरा प्रभाव डालता है कि लड़का यार कैसा है, अनुशासित नहीं है, या हमारे कंपनी के साथ इसका प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन अगर उसके इन्वायरमेंट को गंदा करके रखे, पर्यावरण को गंदा करके रखे, तो कोई भी कर्मचारी वहाँ काम करने से बचेगा, काम करने के लिए वह प्रेरित नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो होता है, एक जब हम कम्युनिकेशन किसी से कर रहे हैं तो आसपास जो है दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, ताकि हमें कम्युनिकेशन में जब हम वार्तालाप कर रहे हैं तो वार्तालाप में हमको कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स होता है संप्रेषण में समय का प्रयोग। दैट मीन्स कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, तो संप्रेषण मेरा ऐसा होना चाहिए कि वह कम से कम समय ले और व्यक्तियों तक उसके व्यक्तियों तक उसका जो वैल्यू है, वह वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा, वो बोलने का जो वैल्यू होता है, मूल्यांकन होता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच के। अगर कोई हम वार्तालाप करेंगे 2 से 3 घंटे 4 घंटे का अगर है, तो सामने वाला क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उबाऊ होने लगता है, उब जाता है, और वह जो है बोर्डम की ओर जाता है। बोर्डम मतलब आलसीपन, सामने वाला जो है उतना क्या होगा, अटेंटिव नहीं रहेगा।
कुछ समय तक तो अटेंटिव रहेगा, लेकिन जैसे समय बढ़ता जाएगा वह क्या होगा, लेजी होना शुरू हो जाएगा, बातों को या तो सुनेगा नहीं या कुछ अलग हरकतें करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स जो समय का हम प्रयोग कर रहे हैं संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में, वह क्या होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए कि हम इस लिमिट के तहत अपने बातों को पूरा करके सामने वाले को, जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, उसको ट्रांसफर कर सकें। तो समय का जो प्रयोग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के क्या क्या घटक हैं, उस घटक का क्या मतलब होता है, कैसे हम किसी को अपना डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करने का क्या क्या हमारा जो होता है क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या महत्व होना चाहिए, कितना वह होता है मानवीकरण के तहत होना चाहिए, और हम समय का कैसे एक लिमिट के तहत, हम समय के लिमिट के तहत हम कैसे अपने बातों को पूरा करेंगे। हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में जाने के समय हमारा पहनावा ओढ़ावा कैसा होना चाहिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके और हमें अच्छे नियोजन मिल सके। इन सब के बारे में हमने इस क्लास में चर्चा किया है। ये चैप्टर खत्म हुआ है। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, उसमें हमारा आएगा श्रवण कौशल। श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।